मेरे साथ सभी बोलेंगे जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मंगल अवसर पर मेरी अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आज राष्ट्र के जन गण मन में देशभक्ति और देश के लिए गर्व और भाव अलग प्रकार का एहसास हो रहा है जब सिंहस्थ 2028 का आगमन हो रहा है। ऐसे पावन पुनीत क्षिप्रा के किनारे आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार कदम से कदम मिला करके विकास के कारवां के लिए लगातार आगे बढ़ रही है। आज संपूर्ण विश्व में भारत की गरिमा बढ़ रही है। इस पावन अवसर पर मैं भारत माता की आजादी के लिए हंसते हंसते सूली चढ़ने वाले अमर शहीदों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र का कुशलता पूर्वक नेतृत्व करते हुए पूरे विश्व में भारत की श्रेष्ठ छवि बनाई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के विकास के लिए आह्वान किया। मध्य प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। खेती और किसानी करने वाले भाइयों के जीवन में मुस्कान लाने के लिए हमारी सरकार कई प्रकार से प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का हमने निर्णय किया है। वर्ष 2002-3 में जहां कृषि और संबंध क्षेत्र का बजट मात्र 600 करोड़ रुपया था, जिससे बढ़कर 2024-25 में 27,000 करोड़ से अधिक का ये बजट करके हमने अपने किसानों के प्रति समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश की दिशा में प्रदेश में कृषि का विकास बहुआयामी मॉडल तय किया गया है, जिसमें 10 बहुआयामी गतिविधियों को शामिल किया गया है। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए मुख्य फसलों के साथ उद्यानिकी फसलों को उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। औद्यानिक फसलों का उत्पादन 344 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 425 लाख मीट्रिक टन हो गया है। मध्य प्रदेश टमाटर, धनिया, लहसुन, संतरा उत्पादन में प्रथम है। इसी प्रकार से पुष्प उत्पादन, सीताफल, प्याज, हरी मटर, नींबू और लाल मिर्च में भी प्रदेश अग्रणी है। हमारा प्रदेश आने वाले समय में देश की दुग्ध राजधानी बनेगा। पशुपालन का कार्य और किसानों और पशुपालकों के लिए भी लाभ का माध्यम बने, इसके लिए बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। निराश्रित गोवंश के व्यवस्थापन के लिए गौशालाओं के प्रति गाय अनुदान 20 रुपए के स्थान पर 40 रुपया प्रति गौमाता करने का हमारी सरकार ने निर्णय किया है। इस वित्त वर्ष में गौशालाओं के लिए बजट प्रावधान 250 से बढ़ा करके 505 करोड़ रुपया किया गया है। प्रदेश में लगभग 3,000 गौशालाएं पौने 5 लाख गौमाताओं की देखभाल का दायित्व निभा रही है। मछली उत्पादन के बेहतर प्रबंधन से प्रदेश को विशेष श्रेणी से उत्कृष्ट श्रेणी में आने का पुरस्कार मिला है। मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में हमारा प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है और निजी क्षेत्र में भी भागीदारी बढ़ रही है। 1.5 लाख से अधिक मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा क्षेत्र में भी हमारी सरकार लगातार अच्छा काम कर रही है। इसी कारण से तालाब निर्माण और मत्स्य बीज का उत्पादन के कार्य भी हुए हैं। जन विश्वास अधिनियम 2024-25 के माध्यम से अनेक कानूनों के प्रावधान सरल किए गए हैं और अनावश्यक नियमों को हटाया गया है। इससे उद्योगों को विकास के लिए नई दिशा मिली है। मैं आज इस अवसर पर बोल सकता हूं कि आज वर्ष 2025 जब हमने 2025 उद्योग और रोजगार वर्ष मनाया, जिसके माध्यम से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए निवेश प्रस्तावों में 1/3 प्रस्ताव जमीन पे उतारे जा चुके हैं। अन्य देशों के उद्योगपति भी मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए अब रुचि ले रहे हैं। यूके, जर्मनी, जापान, स्पेन, दुबई के उद्यमियों से प्राप्त प्रस्तावों से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और रोजगार की संभावनाएं
साकार करने के लिए हम अग्रसर हैं। हाल ही में स्विट्जरलैंड में हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भारत का दल सबसे बड़ा था। इसमें मध्य प्रदेश की भागीदारी भी महत्वपूर्ण रही है। उद्योग संवर्धन नीति में 2025-26 में 1552 करोड़ से अधिक की सहायता प्रदान की गई है। शासन के इस सहयोग से उद्यमियों का हौसला बढ़ा है। मध्य प्रदेश के उद्योग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि धार में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखे जाने से जुड़ी है। इसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्म दिवस पर मध्य प्रदेश के अंदर 17 सितंबर को पधार कर स्वयं ये सौगात दी है। उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2025 में ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से 1092 औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके आधार पर निवेशकों को पारदर्शी और सुव्यवस्था के आधार पर उद्योग के समग्र विकास के लिए 2025 में एमएसएमई नीति लागू की गई। स्टार्टअप नीति, कार्य योजना और औद्योगिक और भूमि आवंटन सभी चीजों को सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए अब तक 2300 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को 742 करोड़ से अधिक की सहायता प्रदान की गई है। वर्षों से लंबित निवेश प्रस्तावों का समाधान संभव हुआ है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में हितग्राहियों को लगभग 500 करोड़ से अधिक का ऋण दिया गया है, जिससे स्वरोजगार और उद्यमिता को नई गति मिली है। मध्य प्रदेश में छोटे और मझोले उद्योगों की अपार संभावना है। यदि उद्यम सफल हो जाए तो साधारण से व्यक्ति को भी सक्षम बना देता है और उस क्षेत्र के विकास का नक्शा ही बदल जाता है। उद्योग हमारे लिए मंदिरों के समान है, जो रोजगार रूपी आशीर्वाद देते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के अंतर्गत ग्रामीण उद्योगों की 572 इकाइयों को बैंकों के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई गई, जिससे 2560 शिल्पियों को रोजगार मिला है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का आह्वान किया है। इसके लिए सभी राज्यों को भागीदारी देनी है। अच्छी कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के फलस्वरूप विकास की गति तेज होती है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाते हुए आपराधिक तत्वों पर भी नियंत्रण को प्राथमिकता दी गई है। आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समय के पूर्व नक्सलवाद की समाप्ति का कार्य किया गया है। मध्य प्रदेश में नक्सली तत्वों का खात्मा कर दिया गया है। नक्सलियों ने या तो आत्मसमर्पण किया या फिर वे मुठभेड़ में मारे गए। समर्पित नक्सलवादियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देकर के समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे, इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। प्रदेश में नशे के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। गरीबों को सिर पर छत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 11 लाख से अधिक आवास मंजूर किए गए हैं। जब मैं आपसे बात इस तरह से कर रहा हूं तो 4 लाख से अधिक आवास तो हमारी सरकार ने काम की गति को मेंटेन करते हुए तैयार भी कर दी है और हम लगभग 5.25 लाख आवास बनाएंगे। मुख्यमंत्री मजरा टोला योजना के माध्यम से 20,000 से अधिक बसाहटों तक सड़कों की सुविधा पहुंचाने का प्रयास प्रारंभ हुआ है। इस कार्य के लिए 21,000 करोड़ की राशि हमारी सरकार द्वारा मंजूर की गई है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर हम काम करते जा रहे हैं। गत 2 वर्षों में 50 लाख विद्यार्थियों को 2,000 करोड़ से अधिक की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। ये प्रसन्नता का विषय है। अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थी आईआईएम, आईआईटी, एआईटी, एनएनयू जैसी संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं। यही नहीं, सरकार ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए विदेश भेजने और उसकी फीस की व्यवस्था करने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकार ने जनजाति वर्ग के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रदेश में 63 एकलव्य विद्यालय की स्थापना करते हुए 25,000 से अधिक विद्यार्थियों को इससे जोड़ा है। कक्षा 11वीं और 12वीं के 2 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के माध्यम से लाभान्वित कर रहे हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को भी रोजगार देने के उद्देश्य से और देश और विदेश तक भेजने की योजना भी संचालित कर रहे हैं। हाल ही में
21 युवाओं को रोजगार के लिए विदेश भेजा गया है। जापान और अन्य देशों में हमारे युवा अपनी प्रतिभा से अपना नाम कमा रहे हैं। प्रदेश के विद्युत के क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। भविष्य में भी विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भर में बने रहें। इसलिए विद्युत उत्पादन क्षेत्र में भी हमारी सरकार 1806 मेगावाट की वृद्धि करने का लक्ष्य लेके काम कर रही है, जिसमें 851 मेगावाट क्षमता हासिल भी किया जा चुका है। प्रदेश में गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे निश्चित रूप से विद्युत उत्पाद प्रदान की जाने की योजना बनाई गई है। प्रदेश में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग निरंतर किया जा रहा है। वर्ष 2012 में नवकरणीय ऊर्जा क्षमता 491 मेगावाट थी, जो अब बढ़कर 9,508 मेगावाट हो चुके। मुरैना में प्रदेश की पहली सौर ऊर्जा भंडारण योजना के आधार पर, जो विश्व में भी इसकी प्रशंसा हो रही है। हमारी सरकार पंप स्टोरेज के माध्यम से, सोलर एनर्जी के माध्यम से, विंड एनर्जी के माध्यम से कई प्रकार की नवकरणीय ऊर्जा के लिए लगातार काम कर रही है। और किसानों के लिए तो 30 लाख विद्युत पंप सोलर पंप में बदलने का लक्ष्य भी हमारी सरकार ने तय किया है। सोयाबीन उत्पादक किसानों को भावांतर योजना का लाभ दिलाया गया है। प्रदेश के लगभग 7 लाख से अधिक किसानों को 1300 करोड़ की भावांतर राशि का भुगतान भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एक में मध्य प्रदेश देश में संपूर्ण आवासों के क्रम में प्रथम 3 राज्यों में से एक है और स्वीकृत आवासों की संख्या भी अत्यधिक है। 8,77,000 आवास पूर्ण हो गए। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना 2 में 60,000 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के लिए भी हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इंदौर और भोपाल, इंदौर में उज्जैन भी है। हमने ये दोनों इलाकों को इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन इलाका और भोपाल का भी राजधानी परिक्षेत्र में मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बना रहे हैं। इस पहल से छोटे कस्बे और नगर परस्पर जुड़कर विकास की गतिविधियों को तीव्र करने में सहायता भी प्रदान की गई और मेट्रो ट्रेन की सेवाएं शुरू कर दी गई है। प्रदेश में लोक परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्रम में हमारे राज्य की बाहर की प्रॉपर्टियां, नागपुर में भी जो बस डिपो था उसको हमने अपने राज्य के विकास के लिए जोड़ा है। नर्मदापुरम, सीधी, सीहोर, मुरैना के तिलहन संघों के संयंत्रों का उपयोग पुनः उद्योगों के लिए करवाने का प्रयास भी प्रारंभ किया गया है। नागरिकों को कानूनी मदद देना सरकार का कर्तव्य है। गत वर्ष प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक नागरिकों को विधिक सहायता मिली है। पारिवारिक विवाद समाधान केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमारे लिए खासकर हर घर से जल, हर घर नल से जल और जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 81 लाख से अधिक कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। प्रदेश के 22,000 से ज्यादा नल कनेक्शन घर घर दिए गए हैं। लगभग 6 लाख हैंडपंप और मध्यम श्रेणी से भी कई प्रकार की पेयजल प्रबंधन के प्रबंधन किए जा रहे हैं। सिंगल हैंडपंप कनेक्शन के माध्यम से भी नल जल योजना प्रारंभ की गई। वहीं एकीकृत रूप से भी कई गांवों को जोड़ करके पेयजल की व्यवस्था भी करने का प्रयास हमारी सरकार ने करते हुए पूरे देश के अंदर हर घर जल, नल से जल देने के लिए देश में उल्लेखनीय हमारी प्रथम स्थिति आई है। शिक्षा दीक्षा की जड़ें भारतीय संस्कृति और संस्कारों में जुड़ी हुई है। यह मध्य प्रदेश वासियों का सौभाग्य है। भगवान श्री कृष्ण ने उज्जैन में सांदीपनि आश्रम में शिक्षा ग्रहण की है। हमारी सरकार सांदीपनि आश्रम को भी भव्य दिव्य बनाते हुए उस काल को जीवंत करने के लिए प्रयास कर रही है। जब मैं आपसे इस तरह की बात कर रहा हूं तो स्वाभाविक रूप से इस सांदीपनि विद्यालय की हम अपनी तरफ आना चाहेंगे। स्कूलों में भी शिक्षा का स्तर श्रेष्ठ हो और हमारे स्कूल विद्यार्थियों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराए, इसके प्रयास भी प्रारंभ किए गए हैं। इसी का नतीजा है कि स्कूलों में ड्रॉप आउट दर जो पहले 6% थी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है केवल 2 वर्षों में हमने इसको 0% पे लाके उस अपने जवाबदारी को निभाया है। इतना ही नहीं, निजी विद्यालयों में भी पढ़ाई कर रहे 8.5 लाख बच्चों की फीस भी हमारी सरकार भर रही है। प्रदेश में 369 सांदीपनि विद्यालय प्रारंभ किए हैं। राज्य सरकार ने निर्णय किया है द्वितीय चरण में सांदीपनि विद्यालयों की
क्षमता 1000 से अधिक बढ़ाते हुए इस पर 360 करोड़ की राशि भी हमारे द्वारा खर्च की जाएगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन करते हुए राज्य सरकार पूर्णतः शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश में युवाओं को उच्च शिक्षा सरलता से उपलब्ध कराने के लिए भी उसे लाभप्रद, कौशल युक्त और रोजगार परक शिक्षा देने का हमारा संकल्प है। आधुनिक तकनीक, डिजिटल लर्निंग और नवीन शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है। जनजाति नायकों में 3 नए विश्वविद्यालय, क्रांति सूर्य टंट्या मामा, क्रांतिवीर तात्या टोपे और रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर की स्थापना भी की गई है। साथ ही पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल का संबद्धतादायी विश्वविद्यालय में उन्नयन किया गया है। प्रदेश में 22 भारतीय भाषाओं और 4 विदेशी भाषाओं के क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किए गए हैं। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में प्रदेश के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। परिणाम स्वरूप नामांकन में 21% से ज्यादा की वृद्धि हमारे राज्य के अंदर हुई है। तकनीक शिक्षा के माध्यम से भी 10 इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। गुजरात के गांधीनगर का कैंपस भोपाल के आरजीपीवी में स्थापित किया गया है। रीवा के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में भी प्रारंभ की कोडिंग लैब एक आदर्श पहल है। प्रदेश के तकनीकी संस्थानों में भी कोडिंग लैब प्रारंभ की जाएगी। राजस्व संग्रहण में भी वाणिज्य कर विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में 51,469 करोड़ की तुलना में बीते वर्ष 55,633 करोड़ का राजस्व संग्रहण हमने किया है। एक तरफ हम विकास भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे राज्य का कोष भी पर्याप्त रूप से बढ़े, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। वन और वन्य जीव के क्षेत्र में तो उल्लेखनीय काम हमने कई प्रकार से प्रारंभ किए। शिवपुरी का माधव राष्ट्रीय उद्यान को नवा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। सागर में डॉक्टर भीमराव अभयारण्य, श्योपुर में जहानगढ़ अभयारण्य का गठन किया गया है। पालनपुर, कूनो और गांधी सागर में हमारे लिए तो चीतों की बसाहट के 1, 2 और तीसरा हमारा अपना अभयारण्य प्रारंभ हुआ है। इसी प्रकार से नौरोदही का भी अभयारण्य बहुत जल्दी हम प्रारंभ करने वाले हैं। विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के समग्र विकास के लिए भी निरंतर प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। अधिसूचित 51 समुदायों को राज्य की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समर्थ पोर्टल मोबाइल ऐप के माध्यम से डेटाबेस तैयार कर पंजीकरण का कार्य हमारी सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं का लाभ बिना किसी कठिनाई के दिए जाने का अभियान प्रारंभ है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर विकसित मध्य प्रदेश 2047 का दृष्टि पत्र का वाचन खास करके हमने माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प की प्रतिपूर्ति में किया कि प्रदेश के दीर्घकालीन विकास की दिशा हमारी सरकार तय करेगी। जन भागीदारी को मजबूत करने के लिए प्रदेश के 313 विकास खंडों में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व की क्षमता के आधार पर सामूहिक नेतृत्व के बलबूते पर हम बढ़ने का संकल्प कर रहे हैं। खनन के क्षेत्र में भी निरंतर सुधार, नवाचार और कई प्रकार के बदलाव करते हुए आज की स्थिति में भारत सरकार द्वारा माइनिंग रेडियंस इंडेक्स की कैटेगरी ए में मध्य प्रदेश को पहला नंबर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सरकार ने खनन के क्षेत्र में भी अनेक एमओयू किए हैं। कोल इंडिया लिमिटेड के साथ क्रिटिकल मिनरल की खोज के लिए एमओयू किया गया है। प्रदेश में एमओयू आधारित मानव रहित चेक पोस्ट भी स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश के 25 जिलों के 40 स्थानों पर ई चेक गेट स्थापित किए जा चुके हैं। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा में उस हम प्रभु राम को कैसे भूल सकते हैं। सम्मान और युवा पीढ़ी को इस गौरव की अनुभूति कराने के लिए श्री राम वन गमन पथ को विकसित करते हुए सभी प्रमुख स्थलों पर हम विकास के कई काम करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हमारी आस्था भी मजबूत होगी और धार्मिक पर्यटन के केंद्र भी बनाए जाएंगे। इसी प्रकार से श्री कृष्ण पाथवे का विकास भी हमारी सरकार करने जा रही है। इतिहास के गौरवशाली व्यक्तित्वों की जानकारी युवाओं तक पहुंचाने के लिए सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन और कई प्रकार के काम हम देश भर में कर रहे हैं।
जब मैं विक्रमादित्य की बात कह रहा हूं तो ताली बजा करके इस बात का समर्थन भी किया जा सकता है कि हाँ, हमारी सरकार सांस्कृतिक उत्थान के लिए भी काम कर रही है, विकास के लिए भी काम कर रही, और लगातार बहुआयामी तरीके से जब हम आगे काम कर रहे हैं तो आज मां छिपरा की आशीर्वाद से आजादी के बाद पहली बार सिंहस्थ की पूर्व संकल्प की प्रतिपूर्ति के लिए 2028 का कुंभ दुनिया का सबसे अच्छा सिंहस्थ बने, इसलिए हमने यहाँ अपना झंडा वंदन का कार्यक्रम करके उस संकल्प की प्रतिपूर्ति के लिए आगे बढ़े हैं, जिसके लिए हम सभी प्रकार के जरूरी निर्माण कार्यों के लिए व्यवस्थित योजना बना करके आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि केवल सिंहस्थ नहीं, सिंहस्थ के अलावा भी हमारे राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन के प्रत्येक नगर को उसकी सारे संसाधनों के साथ पर्याप्त धनराशि देते हुए विकास के लिए नए प्रतिमान गढ़ने के लिए संकल्पबद्ध है। ऐसे में जब मैं सभी धर्म स्थान की बात करता हूं तो उज्जैन कैसे छूट सकता है, उज्जैन भी उसी श्रेणी में है। इसलिए प्रदेश के सभी पर्यटन स्थलों पर धार्मिक पर्यटनों को या पर्यटन नगरी के आधार पर जहां जिसकी जैसी आवश्यकता पर्याप्त धनराशि हमारी सरकार के द्वारा दी जा चुकी है। इसीलिए धीरे धीरे करके एक एक करके निर्माण कार्य अपने आकार साकार लेने लगे हैं, और अब हमको दिखाई दे रहा है कि हाँ, जब आज इतना निर्माण हुआ है तो कल का इसका संकल्प, कल का ये निर्माण कार्य अपनी पूर्ति होने के बाद किस रूप से लाभान्वित करेगा। इसीलिए ग्वालियर का किला, बुरहानपुर के कुंडी भंडारा, चंबल की घाटी के पत्थर कला, मंडला के गोंड स्मारक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, भोजपुर के भोजेश्वर महादेव के मंदिर सहित 15 स्थलों को अब तो यूनेस्को ने भी विश्व विरासत के रूप में हमारी इन सारी स्थानों को अपनी सूची में शामिल करते हुए विश्व को आह्वान किया कि आइए मध्य प्रदेश से जुड़िए और मध्य प्रदेश की ऐसी गौरवशाली विरासतों के साथ जुड़ करके खुद भी गौरवान्वित होइए और अपनी मानव सभ्यता के उच्चतम मापदंडों पर गर्व करने का मौका मिले। मैं आज आपसे जब बात कर रहा हूं तो केवल धार्मिक स्थलों के संरक्षण और विकास की बात नहीं, तीर्थयात्रियों की सभी प्रकार की सुविधाओं के विस्तार के लिए भी हमारी सरकार के द्वारा काम किए जा रहे हैं। मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 19 करोड़ 51 लाख की राशि स्वीकृत की गई। मंदिर परिसरों में धर्मशालाओं के निर्माण के लिए आवश्यक स्वीकृतियां हमारे द्वारा प्रारंभ की गई है। वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से परिवहन सेवाओं को सरल बनाते हुए पहली बार 2026 में वापस शासकीय बसों को जनता की सुविधा के लिए सड़कों पे उतारकर गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये सालों पुरानी परंपरा थी। आज यातायात के साधन सड़कों के उन्नयन के बाद इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि हम गरीब से गरीब आदमी के लिए भी आने जाने के लिए सुगमता पूर्वक उनका यातायात की व्यवस्था का समाधान हो सके, इसलिए बस की सेवा प्रारंभ किया जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन, परमिट, लाइसेंस, अस्थायी परमिट डिजिटल रूप से जारी हो रहे हैं। यूनियन कार्बाइड 40 साल पुराना कलंक, जिसमें 337 टन अपशिष्ट का भंडारण वहां था, उसको न केवल हमने उठाकर पीथमपुर पहुंचाया, बल्कि यूनियन कार्बाइड की वर्षों पूर्व बंद पड़ी फैक्ट्री का बगैर मास्क के अवलोकन करते हुए यूनियन कार्बाइड को जैसा अतीत के काल में घटना इसका स्मारक बना करके मानव क्षमता युक्ति बुद्धि से मध्य प्रदेश सरकार उसका विकास करते हुए उसको स्मारक स्थल में भी बनाएगी और भविष्य में दोबारा ऐसी कोई घटना न हो, इसके प्रबंध भी करने जा रही है। जब मैं ये बड़े संकल्प की तरफ आपकी तरफ बात करता हूं तो उम्मीद करता हूं कि यूनियन कार्बाइड जैसे खतरे से निपटने भी हमारी सरकार ने बड़ी हिम्मत से काम किया। आप भी हौसला अफजाई कर सकते हैं। जब बड़ी पूर्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं तो बड़े संकल्प के लिए बड़ा समर्थन भी चाहिए। ऐसी अवसर इसी कारण से हमने अपने सभी प्रकार के स्वच्छता के साथ साथ वायु सर्वेक्षण में भी जबलपुर, देवास, इंदौर और भारत सरकार के माध्यम से सभी क्षेत्रों में हमने अपनी सरकार के माध्यम से किए गए प्रयासों के आधार पर कई जगह हमने अपने आप को पुरस्कृत भी पाया है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए अधोसंरचनात्मक पूंजीगत कार्यों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। कुशल वित्तीय प्रबंधन से राजस्व अधिक भी प्राप्त किया गया है। श्रमिक कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में संगठित असंगठित सभी क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए हमारी सरकार ने
कई प्रकार की योजना चालू की है। खास करके संबल के क्षेत्र में जो योजना लागू की गई है, इसके माध्यम से 1,21,000 से अधिक हितग्राहियों को राशि प्रदान की गई है। नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। राज्य में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय 19, प्राइवेट चिकित्सा महाविद्यालय 14 और 14 के टेंडर लगाए गए हैं। आने वाले समय में 2028 तक हमारा प्रयास है ये मेडिकल कॉलेज 50 से ज्यादा अपने राज्य में हो और ये देश के किसी भी राज्य में भी सबसे बड़ी संख्या मेडिकल कॉलेजों की खुलने की मध्य प्रदेश की रहेगी। जोरदार अभिनंदन कर से मेडिसिटी तो हमको मिल ही रही है। मेडिसिटी के माध्यम से भी हमारे राज्य ने अब देश में अपनी अलग मध्य प्रदेश उज्जैन के माध्यम से पहचान बनाई है। मैं मान के चलता हूँ आयुष शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष 3 नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय किया गया है। खंडवा और भोपाल में आयुष और आयुर्वेद के भवन निर्माण किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में वेलनेस टूरिज्म को प्रोत्साहन देने के लिए 12 नए हेल्थ केंद्र पर्यटन के माध्यम से भी प्रारंभ कर रहे हैं। प्रदेश की प्रगति में खास करके सुशासन का हमेशा विकास के लिए नींव का पत्थर होना चाहिए और इसी आधार पर प्रदेश में गत 2 वर्षों में बड़े पैमाने पर विकास कार्यों को शिलान्यास और लोकार्पण ने उनको यथार्थ में नीचे जमीन पे उतार करके हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जबलपुर में 1100 करोड़ की लागत से एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया गया। इसी प्रकार 152 करोड़ की लागत से भोपाल में मेदा मिल चौराहे पर गायत्री मंदिर से गणेश मंदिर तक फ्लाईओवर और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में रोड को 6 लेन करने का कार्य भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। किसानों की समृद्धि में उनकी अच्छी सिंचाई की आवश्यकता होती। बीते 2 वर्षों में जल संसाधन विभाग और नर्मदा घाटी विकास के माध्यम से 7 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हमने सिंचाई का रकबा बढ़ाया है और नवीन सिंचाई क्षमता का भी लगातार विकास के संकल्प लेते हुए पूरी सरकार के 5 साल के टेन्योर में 100 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हमारी सरकार सिंचाई का रकबा बढ़ाएगी। यह उल्लेखनीय है 1956 में बना मध्य प्रदेश 2002-3 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की क्षमता रखता था, लेकिन उल्लेखनीय यह भी है कि केवल 20 साल में हमने 42 लाख हेक्टेयर से हमारी उस स्थिति को बढ़ाया है और सरकार ने 2 साल के अंदर अकेले 2 साल में 7 लाख हेक्टेयर का रकबा बढ़ा करके अपनी किसानों के प्रति और सिंचाई के रकबे को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को सिद्ध किया है। प्रदेश में उत्कृष्ट संसदीय परंपराओं का पालन करने का भी अभियान चलाया गया है। बीते महीने एक दिन का विशेष सत्र आगामी 2047 तक का मध्य प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए 12 घंटे से अधिक हमने अपने सदन को चला करके पक्ष और विपक्ष के साथ भविष्य का मध्य प्रदेश कैसा हो इस दिशा में भी काम करने के लिए एक बड़ा संकल्प लिया है। सहकारिता के क्षेत्र में भी हमारी सरकार मध्य प्रदेश में दुग्ध सहकारी समितियों, मत्स्य सहकारी समितियों को भी लगातार प्रोत्साहन दे रही है। बीते 2025 में हमने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के माध्यम से भी इस दिशा में काम करने का निर्णय किया है। स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता कार्यक्रम भी आयोजित करते हुए इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक पेड़ मां के नाम भी अभियान हमारी सरकार द्वारा चलाया गया है, जिसमें 2 एकड़ भूमि के अंदर किसान अगर अपनी बगिया लगाता है तो 2 लाख रुपया 3 साल के अंदर हम किसान को देने वाले हैं, ताकि वो अपने बगीचा बनाए, उससे फल उत्पादन करे, अपनी आय भी बढ़ाए और पर्यावरण में अपना योगदान दे। जब मैं नवाचारों की बात कर रहा हूं तो छिंदवाड़ा के जिले के पातालकोट के अंदर 50 से अधिक गांवों में 500 से अधिक नागरिकों को पर्यटन गतिविधियों से जोड़ करके हमने होम स्टे के माध्यम से उनको समृद्धि की दिशा में ले जाने का प्रयास किया है। और केवल ये छिंदवाड़ा नहीं, अब तो उज्जैन जैसी जगह पर भी छोटे छोटे स्थान पर हर एक कोई होम स्टे खोल करके 2 कमरे 4 कमरे का आवास बनाकर भी अपनी आय बढ़ाने का काम लगातार पूरे प्रदेश में जैसे चल रहा है, ये उसके उत्कृष्ट उदाहरण है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ देश के लिए मध्य प्रदेश का महत्व क्या है, नागरिकों को अधिसूचित सुविधाओं को प्रदान करने में भी हमने कानूनी गारंटी देने का काम किया है। जिले तहसीलों में लोक सेवा केंद्र भी लगातार संचालित करते हुए
जन कल्याणकारी हितग्राही योजनाओं को जमीन पे धरातल पे उतारने के लिए 1.5 करोड़ लोगों को डिजिटल हस्ताक्षर युक्त हमने जाति प्रमाण पत्र देकर भी अपनी प्रतिबद्धता शासन की नई तकनीक के बलबूते पर जनता को लाभान्वित कैसे करें, इसलिए कई अभियान चालू किए हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए अभी एक अभियान हमने 31 मार्च तक का चलाया है, जब हितग्राहियों को लगभग 106 प्रकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ घर घर जाकर के उनके उनके हिसाब से 2-3 बार अलग अलग तारीखों के जो साथ जोड़ करके इन अभियानों के शिविरों के माध्यम से लाभ दिया जाएगा। मैं आज आपसे जब बात कर रहा हूं तो लाडली बहनाओं को कैसे भूल सकता हूं। लाडली बहना योजना के माध्यम से हमारी सरकार ने 1000 से बढ़ा करके अब 1500 रुपया प्रति माह की दर से राशि देना प्रारंभ किया है, जिसके बलबूते पर 2 साल के अंदर हमारी सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए की राशि लाडली बहनाओं को दी है। जब लाडली बहनाओं को बात आती है तो आप ताली बजा करके मेरी बात का समर्थन कर सकते हैं। यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। जब लाडली बहना पे हम आगे बढ़ रहे हैं तो लाडली लक्ष्मी योजना को कैसे भूल सकते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से भी 2,50,000 से अधिक बालिकाओं को छात्रवृत्ति देने का काम हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से भी प्रदेश की 3 लाख बहनों को लाभान्वित किया जा चुका है। खेलों की दुनिया में हमारा प्रदेश नित नई पहचान बना रहा है। शहडोल जिले के अंदर खिलाड़ी ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ियों की तरह दक्षता हासिल करे, इसलिए हमारे आदिवासी अंचल के बच्चों को भी हमने न केवल जर्मनी भेजा बल्कि विभिन्न अकादमियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 19 स्वर्ण, 29 रजत और 100 हमने खासकर 36 कांस्य पदक जीते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर 189 स्वर्ण, 131 रजत और 118 कांस्य पदक हमारी राज्य में जीते गए हैं। मैं मान के चलता हूं, जब ये केवल इस प्रकार के गेम नहीं, हमने तो अपनी खास करके महिला क्रिकेट टीम में भी क्रांति गोड़ को 1 करोड़ की धनराशि देकर के बहनों के खेल में प्रोत्साहन को बढ़ावा देने का संकल्प प्रतिपादित किया है। जब हमने केवल महिलाओं के लिए सभी प्रकार के वर्गों की बात कर रहे हैं तो दिव्यांग भाई बहनों ने भी जिस प्रकार से खेलों में अपनी भूमिका अदा की है, जिस प्रकार से वो पोजीशन लाए, हम उनको भी पुरस्कृत करने वाले हैं। मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो हमारे यहाँ हाल ही में खेलो मध्य प्रदेश ओलंपिक खेलों की तरह गरिमापूर्ण आयोजन के माध्यम से संपन्न हुआ। स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देकर स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए भोपाल में लगभग 1,000 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कॉम्प्लेक्स बनाने का काम हमारे द्वारा किया जा रहा है। वृद्धजन कल्याणी, दिव्यांगजन, परित्यक्त अविवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 600 की पेंशन हमारे द्वारा दी जा रही है। ऐसे हितग्राहियों के लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है, जिसके आधार पर 54 लाख से अधिक, इसी मद में 325 करोड़ से अधिक राशि की सिंगल क्लिक के माध्यम से भी राशि अंतरित की जा रही है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह सहायता योजना अंतर्गत हमने प्रति कन्या 55,000 की सहायता राशि भी प्रदान की है। योजना में 52,000 से अधिक हितग्राहियों को मदद की है। राजधानी में भोपाल खास करके आज के समय में अपनी राशि दे करके वृद्धाश्रम में रुकने के लिए भी सरकार सामाजिकता के अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने जा रही है, जिसके आधार पर बीते दिनों भोपाल में पेड ओल्ड एज होम खास करके वृद्धाश्रम में हमने सभी प्रकार की सुविधाओं के एक तरफ निःशुल्क रुकने की व्यवस्था भी की, दूसरी तरफ सशुल्क रूप से भी अगर कोई वृद्ध अपने व्यवस्था में भविष्य में अपने बच्चों के साथ रहने के साथ साथ वो अलग से भी अपना आवास चाहिए तो सरकार ने 24 करोड़ की लागत से एक अलग से भवन उपलब्ध कराया है, ताकि हमारे सबकी उत्तरदायित्व निर्वहन ठीक से हवाई महाकालेश्वर, उज्जैन, जबलपुर से भी और भोपाल से भी हर क्षेत्र में रेगुलर सेवाएं, जहां हेलीकॉप्टर है वहां हेलीकॉप्टर, जहां हवाई जहाज है वहां हवाई जहाज। देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो अपनी विमान सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एक नीति के अनुसार काम कर रहा है। जब ये मैं
हवाई सेवाओं के विस्तार की बात कर रहा हूं तो रीवा, सतना, दतिया 3 नए एयरपोर्ट भी लोकार्पित किए गए हैं। इसी प्रकार से शिवपुरी और उज्जैन भी अगले क्रम में क्रमशः 9वां और 10वां एयरपोर्ट की सौगात मध्य प्रदेश को मिलने वाली। भारत सरकार की आरसीएस उड़ान के अंतर्गत अब रीवा से रात्रिकालीन विमान सेवा भी प्रारंभ की गई और इंदौर से भी नई विमान सेवाओं के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो दतिया एयरपोर्ट आईएफआर श्रेणी का हो गया है। यहाँ से 72 सीटर एटीआर विमानों का संचालन भी प्रारंभ हुआ है। दतिया भोपाल, दतिया खजुराहो चित्रकूट मार्ग पर भी हवाई सेवाओं का संपर्क सुदृढ़ करने की हमारी सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे में उज्जैन एयरपोर्ट के लिए भी भूमि का अधिग्रहण शीघ्र करते हुए भारत में इंदौर की तर्ज पर उज्जैन से भी विमान सेवाएं सभी प्रकार से संचालित की जाएगी, जिस प्रकार से हमारे किसी बड़े महानगर में होती है। जो आपसे मैं जब बात कर रहा हूं तो ऐसी कई सारी उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ साथ हमने डिजिटल सेवाओं को भी उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। एमपी ई सेवा पोर्टल मोबाइल ऐप के माध्यम से 500 से अधिक सेवाओं को एकीकृत किया गया है। इसके साथ ही संपदा 2 का क्रियान्वयन भी सफलतापूर्वक किया गया है। एमपीएसएसओ के माध्यम से बहु विभागीय सेवाओं को एकीकृत करते हुए नागरिकों को डिजिटल सेवाएं आसान रूप से पहुंचे, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश स्पेस टेक की पॉलिसी के अंतर्गत भी अंतरिक्ष के अंदर भी काम कर रहा है और इस आधार पर अंतरिक्ष के अंदर हमारे राज्य की सरकार के द्वारा इस टेक पॉलिसी के आधार पर पूरे देश में अकेला मध्य प्रदेश है जो इस दिशा में अंतरिक्ष के अंदर भी हमारी भविष्य की संभावनाओं के लिए आगे बढ़ने का निर्णय ले रहा है। यह नीति राज्य के वैज्ञानिकों और खासकर उज्जैन के संदर्भ में खगोलीय विरासत जंतर मंतर से लगाकर डोंगला वेधशाला तक जब हम आगे अपनी खगोलीय उपलब्धि को देखते हैं तो ऐसे में नवाचार, अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी के सम्मिश्रण से युवाओं के लिए नए अवसर उपलब्ध कराने का हमारी सरकार का भी संकल्प है। आइए हम सब मध्य प्रदेश की ऐसी नई अनेक अलग प्रकार की संभावना वाली अर्थव्यवस्थाओं में भी अपनी भूमिका निभाने के लिए आगे बढ़े। उत्तरोत्तर प्रगति हमारा लक्ष्य है। अभ्युदय मध्य प्रदेश के लिए सभी खास करके सभी कार्य को मिला करके आज गणतंत्र दिवस पर मैंने अपने विश्लेषण से सुखद भविष्य की रणनीति बनाने का एक संकल्प पत्र सबके सामने रखने का प्रयास किया है। मुझे पूरा भरोसा है प्रदेश के नागरिक प्रगति के मामले में अपनी भागीदारी भी निभाएंगे और निश्चित रूप से हमारा प्रदेश राष्ट्र का गौरव बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। आइए सभी नागरिकों को एक बार फिर मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूं और सब संकल्प करें कि आइए विकास के लिए अपनी क्षमता, योग्यता और अपनी अपनी भूमिका को सुदृढ़ करें, मध्य प्रदेश को मजबूत बनाएं, देश को मजबूत बनाएं। हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस गणतंत्र के लिए हर दिन, हर पल, हर समय का सदुपयोग करें। मेरी अपनी ओर से सबको शुभकामना। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। संपूर्ण प्रदेश को अपने विकास और अपनी बात करे भावनाएं, इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्पों के धनी माननीय मुख्यमंत्री